वेलकम बैक वंस अगेन। सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखने का जो जरिया होगा वो ये क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के थ्रू क्या हम पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज सीख लेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें किसी एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर को सीखने का काम नहीं करना है। हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपके सिलेबस का पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगर किसी एग्जाम में आता है तो नहीं छोड़े, वो हमें ध्यान रखना है। अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि हमें इस स्टेप में समझ में नहीं आया, तो हम उसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, या अगली बार जब हम एक्सप्लेन करेंगे किसी क्वेश्चन को तो उस बेसिक स्टेप को भी ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं ये मानते हुए डिस्कस करता हूं कि 5th से ऊपर का कोई भी बच्चा देख सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन का है या फिर बैंकिंग रेलवे एसएससी वाला है या 9th 10th 11th 12th का है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस दिया हुआ है, पहला सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है an बराबर 4n-3। तो हमें निकालना है उस सीक्वेंस का 17 टर्म और 24 टर्म। ए 17 का मतलब 17 टर्म, ए 24 का मतलब 24वां टर्म निकालना है उस सीक्वेंस का। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक अलग सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है जिसका an बराबर है n² जिसका हमें 7 टर्म निकालना है। तो चलिए हम एक बार सीक्वेंस को रिवाइज कर लेते हैं। किसको कहते हैं? सीक्वेंस। नंबरों का ऐसा समूह जो किसी खास रूल के अधीन लिखा गया हो, जो किसी खास पैटर्न को फॉलो करता हो, जिसके हेल्प से हम उसका nवां पद लिख सकते हैं, मतलब जनरलाइज टर्म लिख सकते हैं। और उस जनरलाइज टर्म के हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं उस सीक्वेंस का। जैसे पहला सीक्वेंस का जनरलाइज टर्म an मतलब nवां पद दिया हुआ है 4n-3। अब n के जगह पे हम 1 रखते हैं तो RHS में भी 1 रखना पड़ेगा n के जगह पे, और इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा पहला टर्म कहलाएगा। उसी तरीके से n के जगह पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे 20 रखते हैं तो 20वां टर्म निकलेगा। इधर भी हमें 20 रखना पड़ेगा और इधर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो 20th टर्म कहलाएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये जो सीक्वेंस होगा उसका पहले कोई सीक्वेंस था जिसका जनरलाइज टर्म दिया हुआ है, उसका हमें 17th और 24th टर्म निकालना है। तो पहला है an बराबर 4n-3, हमें निकालना a17। तो n के जगह पे क्या है? 17 है ना, तो यहाँ पे a17 लिखेंगे। RHS में भी n के जगह पे 17 लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना है आप लोगों को। मैं बेसिक से बताता हूँ, आप एकदम से चौपट होना तो भी समझ में आएगा, डंके की चोट पे आएगा। 4 और n में किस चीज का रिलेशन है? कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब हम n के जगह पे क्या रख रहे हैं? 17, क्योंकि हमें 17th टर्म निकालना है, 17वां टर्म निकालना है। तो n के जगह पे 17 रख दो। 4 मल्टीप्लाई 17, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। फिर -3, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां भी ध्यान से देखना है, यहाँ मल्टीप्लाई का भी साइन है, माइनस का भी साइन है। तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, 17 में से 3 घटा देगा फिर 4 से गुना कर देगा। नहीं, बोर्डमास का रूल है, हिंदी में उसको कहते हैं पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। मतलब पहले का काम करते हैं, का मतलब ऑफ, पहले का काम करते हैं, का मतलब ऑफ, इसी को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। तब करी भागा, उसके बाद करते हैं भागा, उसके बाद सकल गुना करी, पहले गुना करी गुना, उसके बाद गुना जोड़, जोड़ घटावा, जोड़ फिर घटाओ। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। ठीक है, तो यहाँ का ब्रैकेट को हम अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, हम कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है। तो का या ऑफ तो है नहीं, इसका भी मतलब गुना ही होता है, लेकिन अगर ये भी हो और ये भी हो तो पहले ऑफ वाला गुना करेंगे हम। ये है नहीं, डिवाइड भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में, कहीं पे मल्टीप्लाई है तो हमें मल्टीप्लाई का काम पहले करना है। फिर प्लस नहीं है तो प्लस को छोड़ देना, माइनस है तो माइनस करेंगे उसके बाद। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मिटा दूं क्या? रहने देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे में। तो यहाँ पे 4 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 4 जा 68, तो 68, 17 चौके 68, -3, 68 में से 3 घटाना है। मैंने कहा ना कि मैं मानता हूं कि एकदम बेसिक, एकदम चौपट से चौपट बच्चे भी हो उसे भी समझ में आ जाए। 68 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 65। लेकिन मैं इसको लिख के क्यों घटा रहा हूं यहाँ पे?
क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ऐसे भी बच्चे हैं जब उसे कहूं 68 में से 3 घटाओ तो उसे यही नहीं पता कि 3 इधर लिखना है कि इधर लिखना है। तो 68 में से घटाना, 68 ऊपर लिखा, 3 में कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, ये सिंगल डिजिट का है, तो हम इसमें राइट साइड से एक डिजिट गिन के उसके सामने लिखेंगे। राइट साइड से पहला डिजिट ये है तो इसके सामने 3 लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, 6 का 6, 65। तो हमें सीखने पे ध्यान देना है, अगर किसी को नहीं आता तो सीखने में क्या शर्म है ना। तो कितना आ गया 65, A17 का वैल्यू 65। हमें अगला क्या है, A24 कह रहा है निकालने, A24। तो n के जगह पे हमने क्या रखा है, 24 रखा है, तो इधर RHS में भी n के जगह पे 24 रखेंगे। तो 4 इंटू n के जगह पे 24 माइनस 3। अब वही बात, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, ठीक है। तो पहले इसमें किसका काम होगा, माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है, किसका होगा, पहले मल्टीप्लाई का। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 चौके 16, मतलब 4 4 जा 16 का 6 हासिल 1, उसी को कैरी बोलते हैं इंग्लिश में। 4 4 जा 16 का 6 हासिल 1, 4 2 जा 8, 8 1 9, 96 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 96 माइनस 3। तो 96 में से 3 घटाएंगे, फिर से वही बात, 96 लिख लिया यहाँ पे, उसमें से 3 घटा दो। तो 96 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे 9। अब ये गलती कोई नहीं करोगे ना, अगर हमें घटाना है तो पहले इसमें कितने डिजिट हैं वो डिजिट हम राइट साइड से गिन लेंगे, उसके सामने सामने लिखेंगे। एक ही डिजिट था तो राइट साइड से एक डिजिट गिना, इसके सामने लिख दिया, है ना, 3 और यहाँ पे 9, 93। ये देख रहा है क्या है, इतनी जोर से धड़ाऊंगा ना कि बेहोश होकर गिर जाओगे। आने के साथ वॉशरूम जाना शुरू हो जाता है, जाओगे। और जब एक बार पूछते हो, अगर मैं नहीं जवाब दे रहा हूं ना, तो 20 सेकंड में 20 बार मैं आई गो टू वॉशरूम, ये क्या है, वेट करोगे, है ना, एक सांस में बोलते नहीं रहना, जाओगे। कितना आ गया, A24 का वैल्यू। आने के साथ वॉशरूम शुरू हो जाता है। घर पे भले 12 घंटे में एक बार भी नहीं जाता होगा, ट्यूशन आए, वॉशरूम और पानी, 2 ही चीज लगता है। खाना अगर खाने की सुविधा हो तो भूख भी लग जाएगा तुम लोगों को इतने ही देर में, है ना। A17 का वैल्यू 65 और A24 का वैल्यू 93। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। किसी भी सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म हमें दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। हमें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। मिटाऊं इसको, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा कोई सीक्वेंस है जिसका nth टर्म दिया हुआ है। तो nth टर्म का वैल्यू कितना है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 2 पे पावर n। हमें निकालना क्या है, A7, मतलब 7वां टर्म निकालना है। तो n के जगह पे क्या रख दिया इसमें, 7। तो यहाँ पे n है तो n की जगह पे 7 रखो, इस पे पावर कितना है 2, फिर नीचे 2 है, 2 रख दिया, 2 पे पावर n है तो n का वैल्यू हमने 7 रखा, तो यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7 स्क्वायर का मतलब क्या है, पावर 2 है, तो इसका मतलब जिस बेस पे पावर 2 है उस बेस को 2 बार गुना करना है। 7 है बेस, यहाँ पे 7 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 7 7 49, गुना तो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। 2 पे पावर 7, तो बेस क्या है यहाँ 2, इस पे पावर 7 है, तो मतलब 2 को कितनी बार गुना करना है, 7 बार करना है। तो कर दे रहा हूँ, घबराना नहीं है एकदम। मैंने कहा ना मैथ समझ में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब सिरिंज लेके दिमाग में डाल दूंगा मैथ, है ना। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है क्या पूरा इधर, ये देखना, ये नहीं आ रहा। चलो कुछ लोग घबरा जाएंगे कि उधर क्या लिख दिया था, पूरा लिख देते हैं इधर। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 बार 2 को हमें गुना करना है, क्योंकि 2 पे पावर 7 है, तो गुना करो। ऐसे गुना करने में दिक्कत, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। ऐसे गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे लिख के कर सकते हैं, 2 को 2 से किया 4, इस दोनों 2 को गुना कर लिया। अब इस दोनों 2 को गुना करके जो है इसको इस 2 से करो,
तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, यहां तक कर दिया। अब यहां तक गुना करके जो है उसको इससे करो, 8 दूनी 16, यहां तक गुना करके जो आया 16 आया उसको इस 2 से करो, तो 16 को 2 से 2 6 के 12 के 2 हासिल बचा 1, 2 का 2 1 3 32, यहां तक हो गया। अब 32 यहां तक हुआ। अब इसको यहां तक जो गुना करके आया उसको इस 2 से करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 64, यहां तक जो गुना करके आया उसको इस 2 से करो, 64 को 2 से करो, 2 चौके 8, 2 छाके 12, कितना आया 128। तो ऐसे ही कर दो। जिसको देखो गलत करने से अच्छा है कि हम टाइम लगा के ऐसे कर लेते हैं। अगर कोई ऐसे करके करना सीख गया है तो पहले उसने ऐसे ही करके सीखा होगा। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी स्मूथनेस आएगा, स्पीड बढ़ेगा, है ना। स्टेप को स्किप करने का मेथड पता चलेगा कि कितना, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें, कैसे सिंप्लीफाई करें कम से कम टाइम में। तो कितना आया था 128, तो 49/128 ये हमारा आंसर होगा A7 का। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। मिटाऊं इसको, हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहां सीक्वेंस चेंज करेंगे बस। अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट कर लो, अगर नोट नहीं भी कर रहा है तो देखो क्वेश्चन रटने पे ध्यान नहीं देना, समझने पे ध्यान देना है। इसमें हमने क्या सीखा, हमने सीखा सिंप्लीफाई करना, प्लस हमें कोई जनरलाइज टर्म दिया हुआ है तो उससे कोई भी टर्म पूछा जाए सीक्वेंस का तो हम वो सीक्वेंस लिख पाए, ये लिखना हमने सीखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आज जो हम देख रहे हैं उसका तीसरा क्वेश्चन है। बुक में कितना भी नंबर हो लेकिन आज जो देख रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, an इज इक्वल टू -1 पे पावर n -1, -1 पे पावर n -1 इंटू n क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे निकालना कौन कौन सा टर्म है, हमें A9 निकालना है। A9 मतलब 9वां टर्म हमें निकालना है। A9 इज इक्वल टू व्हाट, इरेज कर दूं इसको। समझ में इस तरह से आना चाहिए कि अगर हमें बोर्ड पे कहा जाए समझाने के लिए पूरे क्लास को तो 10,000 स्टूडेंट बैठा हुआ हो चाहे 10 लाख, हम बोर्ड पे उस चीज को समझा सकते हो। इस तरह से हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हम उसे सॉल्व कर पाए, इस लेवल से सीखना है। तो ये जनरलाइज टर्म किसी सीक्वेंस का दिया हुआ है ना, एनवा टर्म, इसे हम के हेल्प से हमें A9 निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं करना, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में कर रहे हो तो स्टेप लिख देना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेप नहीं लिखना है, कम से कम स्टेप लिख करके हमें वैल्यू निकालना है। अब देखो एक चीज ध्यान देना है, इस ब्रैकेट के साथ में ये n किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, ये पावर में नहीं है, इस बेस के साथ गुना में है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा। कोई कहेगा हम तो नहीं समझते हैं, तो नहीं समझते तो समझना पड़ेगा ना, नहीं समझेंगे तो फिर गलत करके आएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना क्या है, 9वां टर्म A9। तो n जहां जहां है RHS में 9 रखिए, वैल्यू -1 पे पावर 9 -1, यहाँ पे 9 पे पावर 3। अब यहाँ पे हम अपने मन से मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं ना, यहाँ पे नहीं भी लगवाए तो लगाएंगे, क्योंकि ये बेस के साथ ये n गुना में है, ये n गुना में नहीं, ये तो पावर में है इस बेस के साथ। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 9 -1, तो 9 में से 1 जाएगा 8, तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई बाय 9 पे पावर 3। अब देखो माइनस पे पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका वो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, है ना। माइनस पे पावर लिख देता हूं, माइनस पे पावर अगर इवन हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसका वैल्यू जो साइन होगा ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस पे पावर ऑड हो, इवन मत को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सम, ऑड को क्या कहते हैं, विषम, है ना। अगर माइनस पे पावर ऑड हो तो इसका वैल्यू माइनस ही रहता है, ठीक है। अब कोई कहेगा हमें इवन ऑड ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी हम समझा देते हैं, हम समझाने के लिए ही बैठे हैं, यहाँ लिखने के लिए नहीं। इवन नंबर किसको कहते हैं, कि जिस जो ऐसे तो है कि जो 2 से डिविजिबल हो। अब यहाँ से गुड़गांव तक का नंबर लिख दिया तुमको, कहा बताओ भाई इवन है कि ऑड है,
तो अब तुम यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड करते जाओ तो 1-1.5 साल में गुड़गांव तक पहुंच जाओगे। तो उस तरह के नंबर के लिए या कोई भी नंबर हो, हम देखेंगे उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई स्थान का अंक। अगर किसी नंबर का इकाई स्थान का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो होगा इवन नंबर। अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो वो होगा ऑड नंबर। मतलब यूनिट डिजिट अगर क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो क्या हो जाएगा इवन नंबर। इसी को हिंदी में कहेंगे सम संख्या। देखो यहां पे इस चीज को बताने की क्या जरूरत है, पर मैंने क्या कहा, मैं जो भी मुंह से बोलूंगा ना वो तुम्हारे दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए। अगर नहीं छपा, कोई कहेगा नहीं हम तो दिमाग में जाने नहीं देंगे, तो सिरिंज लेके मैं डाल दूंगा दिमाग में। मैथ के साथ नो कंप्रोमाइज, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। एनो बिंदी लिख देते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, ताकि हिंदी माध्यम वाले ये ना कहे कि मेरे को कहां बताया, ठीक है। इतना हिंदी इंग्लिश तो आना चाहिए। अब कोई कहे हैंड राइटिंग बड़ा बेकार हो रहा है, अरे भाई समझने पे ध्यान देना है। मेरा हैंड राइटिंग से क्या मतलब, आप लोग सुंदर सुंदर लिखो ना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, चलो इस इवन ऑड को भी समझ ही रहे हैं तो समझ ही लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, 6, 9, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, सबसे राइट साइड का जो पहला डिजिट है ये है ना, इसको देखेंगे। अब ये नंबर इवन है कि ऑड है, ऑड है, क्योंकि देखो ये यूनिट डिजिट किस ग्रुप का है, इस ग्रुप का है, ऑड हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है, मतलब विषम संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, सबसे राइट साइड का पहला डिजिट। तो 8 किस ग्रुप का है, इसमें से है ना, तो इसका मतलब ये इवन नंबर हो जाएगा, मतलब सम संख्या। तो हमें इवन ऑड समझाना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद ये था यहाँ पे, चलो समझा दिया, मकसद क्यों नहीं था, इवन ऑड भी समझाना मकसद था, क्योंकि अखंड भारत देख रहा है, भारत के बाहर भी लोग देख रहा होगा, ठीक है। पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, मतलब मैं फेमस हो जाऊं रातों रात, अरे करोड़पति हो नहीं हो, फेमस हो जाऊंगा ना यार, है ना, ठीक हो। माइनस पे पावर अगर इवन हो तो वो प्लस, वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे माइनस पे पावर कितना है इवन है, 8 इवन नंबर है, तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1 पे पावर 8 है तो 1 को 8 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, 1 गुना 1 करो 1 ही होगा, कितनी बार भी गुना करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 9 पे पावर, क्योंकि पहले हमने साइन को सिंप्लीफाई किया, माइनस पे पावर इवन था तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, शुरू में प्लस साइन लिखते नहीं है। अब हमने 1 को 8 बार गुना किया तो 8 एक ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितनी बार भी करो 1 ही होगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब 9 पे पावर 3 है तो मतलब क्या 9 गुना 9, तो 9 को 9 से गुना करोगे क्या हो जाएगा 81, 99, 81, फिर 81 इन दोनों को गुना करके हुआ, उसको फिर क्या करेंगे 9 से, तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, तो कितना हो जाएगा 729, है ना 729। कोई कष्ट है इस क्वेश्चन में, इवन ऑड समझ में आ गया। देखो तुम किसी भी क्लास में हो, अभी तक मैथ एकदम चौपट था ना, तो जिस क्लास में हो उस क्लास के मैथ को बड़ी शिद्दत से करो, जो भी स्टेप आता उस स्टेप को घोड़ के पी जाओ, मतलब समझ के करो, रटना नहीं है। अगर तुम उस स्टेप को समझते जाते हो, हर एक चैप्टर में जो भी क्वेश्चन का जो भी स्टेप आता, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ, एक एक टर्म को, तो विश्वास मानो अगर तुम उस क्लास को लास्ट तक कर लिए उस सब्जेक्ट मैथ को, तो तुम्हारा जो बेसिक नीचे का चौपट था वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मैथ हर एक अगला क्लास पिछले से जुड़ा हुआ होता है। अब प्लस माइनस तो हम पहली दूसरी क्लास में सीखते हैं, लेकिन कहीं साथ छोड़ता है नहीं छोड़ता जब तक हम मैथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं हर एक स्टेप को क्लियर करता हूं। मैं मानता हूं कि 6th 7th के भी बच्चे देख रहे होंगे, मान लो जो मेडिकल जेई का तैयारी करता है वो 6th 7th से ही प्री प्लानिंग शुरू कर देता है बड़े बड़े संस्थान में, तो वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रॉफिट तो उसे भी फायदा होना चाहिए ना। प्री प्लान अब कोई क्यों करेगा 6th 7th से 12th का 11th का मैथ, है ना 10th का, क्योंकि उसे मेडिकल जेई में फर्स्ट
टॉप 10 में, टॉप 100 में रैंक लाना होता है, तो वो पहले से प्री प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? तो मिटाओ इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, तब तक इसको रहने देते हैं। अगर कोई लिख रहा हो तो आप लिखो, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है लिख करके, है ना? और समझ में आ जाए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं, कहीं मैं ही डिमोटिवेट ना हो जाऊं अगर आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो 10 है, लेकिन हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बुक में 10 दिया हुआ है। तो ए एन, क्योंकि पिछले दिन हमने कर रखा था इसी का 6 क्वेश्चन, है ना? ए एन। हाँ, एक और बात, अगर मैंने पिछले दिन कुछ डिस्कस किया था तो आज का क्लास उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मैं हर एक क्लास में इंडिपेंडेंट रूप से कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट है, ये मानते हुए डिस्कस करता हूँ कि हमने पिछले दिन कुछ भी नहीं किया था। n-2 अपॉन n+3, ये जनरल टर्म किसी सीक्वेंस का दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका कौन सा टर्म? A20। हमें 20वां टर्म निकालना है, जनरल टर्म an बराबर n इंटू n-2 अपॉन n+3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूं। हर एक स्टेप क्लियर है ना? अब इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा वीक है ना, तो जो मैं करवाता हूं उसी को आप रिवाइज करो, है ना? खास करके अगर आप 11th में हो तो आपके लिए तो वरदान ही है ना? अगर आप 10th में भी हो, 8th 9th में भी हो, तो आप, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, प्री प्लानिंग करो मेडिकल जेई के लिए, पहले से तैयारी करो। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में हो तब तो और अच्छी बात है। मैथ से डर लगता है तो मैं हूं ना, इससे बेसिक अब तरीका क्या हो सकता है सिंप्लीफाई करने का? तो फिर से वही सीक्वेंस का एनाटॉम दिया हुआ है, हमें निकालना A20, तो an बराबर n-2 दिया हुआ है अपॉन n+3। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में हम इस तरीके से लिखेंगे। फाइनल एग्जाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, ये स्टेप नहीं लिखना, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, धड़ाधड़ कैलकुलेशन करेंगे। बस इतना ही फर्क होता है कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम में। तो n के जगह पे हमने 20 पुट किया, क्योंकि हमें A20 निकालना था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो n के जगह पे 20 पुट करो यहाँ पे RHS में, तो 20 ब्रैकेट 20 - 2 अपॉन 20+3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से, तो अभी मैंने बताया था पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, वो तब जब ब्रैकेट नहीं हो तब। अगर ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट भी 3 होते हैं, लेकिन हम अभी उसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को फोकस करना है अभी। तो जैसे जैसे स्टेप आते जाएगा हम सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे पहले ये ब्रैकेट दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर जो है पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बेशक ब्रैकेट से जस्ट बाहर ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन पहले इस बक्से के अंदर का काम करेंगे, फिर बक्सा खुलेगा, फिर इसके साथ भिड़ेंगे। ठीक है, तो 20 में से 2 घटेगा। ठीक है, 20 में से 2 घटेगा, तो हमें तो याद है 18 होता है, लेकिन अगर बोलूं लिख करके दिखाओ तो कुछ बच्चा यहाँ पे 2 लिख देगा। नहीं, इसमें 1 डिजिट है तो इधर से 1 डिजिट गिनेंगे और इसके सामने लिखेंगे 2। अब 0 में से 2 जाएगा क्या? नहीं, तो एक पड़ोसी से मांगेंगे, पड़ोसी के पैसे में क्या होता है? जादू। तो यहाँ 1 दिया, इसके ऊपर हम अपना 0 रख देंगे, तो अब हमारे पास 10 हो गया, पड़ोसी के पास 1 हो गया। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, 18। तो कितना हो गया? ब्रैकेट को सॉल्व किया 18, लेकिन ब्रैकेट से जस्ट बाहर क्या है? 20। ये भी समझने वाली बात है, ब्रैकेट से जस्ट बाहर कोई नंबर हो और उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये जो नंबर है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होगा। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसका वैल्यू 18 आया, तो 18 को हम 20 से गुना करेंगे, 20 या गुना 18, और नीचे जो है इसको 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 या मल्टीप्लाई बाय 18, डायरेक्ट लिख सकते हो 18 दूनी 36, 360/23। तो हम करके दे रहे हैं ताकि किसी को कष्ट न हो। 8 को 0 से करेंगे 0, 8 को 2 से करेंगे 16, 1 को 0 से करोगे, अब दूसरे डिजिट से कर रहे हैं तो इसका 1 डिजिट छोड़ के लिखोगे, 1 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 को 2 से करेंगे 2, अब जोड़ दो 0, 6, 2, 1, 3, तो कितना आया? 360/23। इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन का ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा हो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उसको हम मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको टाइम गुना में बचा सकते हो, देखो लास्ट में 0, इस 0 का भी ढक दो, 2 को 18 से गुना करो, 18 दूनी 36, 18 2 जा 36, 36 पे 1 0 लगा दो तो 360 हो जाएगा अपॉन इतना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत है, अगर लगता है कि इससे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, तो आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा स्टेप छोड़ा जो आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप स्टेप बताइए कि स्टेप क्वेश्चन नंबर दिस, स्टेप दिस। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली बार किसी भी स्टेप को, चाहे कितना भी बेसिक को, छोड़ूंगा नहीं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और मैंने किसी स्टेप को छोड़ा भी नहीं, जितना पॉसिबल था सबको हमने, चाहे प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, हमने उसको एक्सप्लेन किया। ये क्लास 11th का था, लेकिन क्लास मैटर नहीं करता, मैं फिर से कह रहा हूं। यही क्वेश्चन 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी आएगा। पहले सीक्वेंस है तो सीक्वेंस तो से टर्म लिखना तो आना चाहिए। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में भी आता है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।